हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे कास्टिंग एंड मोल्डिंग को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे गेटिंग सिस्टम फॉर कास्टिंग। तो कास्टिंग में गेटिंग सिस्टम के बारे में, राइजर, रनर और इनगेट के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम आज की क्लास में। तो आज के क्लास में होगा राइजर का डिज़ाइन भी देखेंगे कि राइजर को कैसे डिजाइन कर सकते हैं हम। तो गेटिंग सिस्टम फॉर कास्टिंग आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि क्या है गेटिंग सिस्टम, और उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं गेटिंग सिस्टम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फिर फर्स्ट बात होती है कि गेटिंग सिस्टम की क्या है, ये गेटिंग सिस्टम। तो गेटिंग सिस्टम में क्या है आपका, कि गेटिंग सिस्टम में है आपका, गेटिंग सिस्टम में क्या हो सकता है, या तो स्क्रू हो सकता है, रनर हो सकता है, या गेट हो सकता है जिसको इन गेट बोलते हैं आपका। हाँ, तीन चीज हो सकता है, स्क्रू हो सकता है, रनर हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, इन गेट हो सकता है। गेटिंग रेशियो एक टर्म है जिसको हम गेटिंग रेशियो बोलते हैं, और उसको हम डिफाइन करते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्क्रू, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रनर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ गेट और इन गेट। इनके रेशियो से हम डिफाइन करते हैं कि क्या होगा आपका गेटिंग रेशियो। तो गेटिंग रेशियो में एएस, एआर और एजी, ये जो तीन टर्म्स है एएस, एआर और एजी में, एएस आपका क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्क्रू है, बॉटम बॉटम ऑफ द स्क्रू है, रनर है और इन गेट। इन तीनों के ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। जो तीन पार्ट्स है उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका स्क्रू, रनर और इनगेट के एएस, एआर एंड एजी। आगे कुछ और टर्म्स हम देखते हैं। फर्स्ट हमने देखा कि क्या है यहाँ पे गेटिंग रेशियो। फिर आगे कुछ टर्म्स देखते हैं हम लोग की बाकी टर्म्स क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ गेटिंग सिस्टम, कि जैसे गेटिंग सिस्टम को कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं उसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज गेटिंग सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो बेस्ड ऑन प्रेशर एवं मोल्टेन मेटल इन द पोरिंग बेसिन, इट इज ऑफ टू टाइप। तो प्रेशर वेसल के, मोल्टेन मेटल के प्रेशर के बेसिस पे हमने गेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। एक तो आपका प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है, और दूसरा क्या है, नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम। तो हमने क्या किया है कि प्रेशर, जो प्रेशर लगेगा, किसका प्रेशर लगेगा, जो मोल्टेन मेटल का प्रेशर लगेगा, उसके बेसिस पे हमने मोल्टेन मेटल का प्रेशर जो पोरिंग बेसिन में होगा उसके बेसिस पे हमने गेटिंग सिस्टम को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक आपका क्या है, प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है, दूसरा क्या है, नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम एंड नॉन प्रेशराइज्ड गेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कशन होगा और क्लासिफिकेशंस भी देखें, हमने डिफरेंस भी देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, हाउ वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग अभी आगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम एंड नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम के बारे में। तो देखते हैं कि प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम क्या है, नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम क्या है। तो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम फर्स्ट देखते हैं कि प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है क्या। तो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, जो प्रेशर होगा गेटिंग सिस्टम के अंदर, जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक, जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में, तो नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। प्रेशर जो भी अब जब भी होगा गेटिंग सिस्टम में, वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है कि अगर आपका प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो गेटिंग सिस्टम, या आप कह सकते हैं जो पूरा का पूरा गेटिंग सिस्टम है वो क्या करेगा, इनहेल कर लेगा, यानी कि उसमें इनहेलेशन इफेक्ट हो जाएगा, उसमें ब्रीथनिंग इफेक्ट आ जाएगा। इनहेलेशन इफेक्ट या ब्रीथनिंग इफेक्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किए थे कि क्या है इनहेलेशन इफेक्ट या ब्रीथनिंग इफेक्ट या इंस्पायरेशन इफेक्ट। तो इसलिए क्या हो सकता है, जो प्रेशर हो सकता है गेटिंग सिस्टम का वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं हो सकता है, या तो उससे ज्यादा होगा या क्या होगा, उसके इक्वल हो सकता है आपका गेटिंग सिस्टम का प्रेशर। तो ये डिफरेंस है दोनों में, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम एंड नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, कि उसके अंदर हम प्रेशर क्या मेंटेन करते हैं। तो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, उसको प्रेशर देते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर देते हैं, उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर मेंटेन करते हैं, और वह प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। बट अगर नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है तो ऐसे ही हम छोड़ देते हैं उसको, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रहता है। हाँ, उसमें हमें ध्यान देना होता है कि कभी भी प्रेशर ड्रॉप ना हो।
फिर और हमारे पास क्या है कि अ, जो आपका प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है ये अचीव बाय क्लोजिंग टॉप ऑफ पोरिंग बेसिन। हम इसको कैसे अचीव करते हैं? इसको अचीव करते हैं बाय क्लोजिंग टॉप ऑफ पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन के टॉप को हम क्या करेंगे, अगर हम क्लोज कर देंगे तो हम इसको अचीव कर सकते हैं। जबकि हम नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का क्या करते हैं कि पोरिंग बेसिन को ओपन एटमॉस्फेयर में हम इसको ओपन करके टॉप के, हम इसके टॉप को, पोरिंग बेसिन के टॉप को हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन करेंगे। अगर हम इसको ओपन करेंगे, इसका ओपनिंग टॉप का जो ओपनिंग टॉप है जो उसको हम ओपन रखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम हमें अचीव होगा। तो ये डिफरेंस आपका कि आपको पोरिंग बेसिन के टॉप को क्या करना होगा, क्लोज कर देंगे तो आप प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में आ जाएंगे। अगर आप उसके टॉप को ओपन रखेंगे तो आप क्या करेंगे, नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में आ जाएंगे। हम क्या करते हैं, प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का कहाँ है यूज करते हैं, जब भी रिएक्टिव मटेरियल्स होगा। रिएक्टिव मटेरियल्स जो हाई रिएक्टिव मटेरियल्स है, जैसे एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम है, इसमें टेंडेंसी होती है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी इसमें टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सकता है, ऑक्साइड्स बना दे। एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम की कास्टिंग आप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है कि वो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड या मैग्नीशियम के ऑक्साइड बना दे। तो इस तरह के हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स के कास्टिंग में हम क्या करते हैं कि प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, करते हैं जहाँ पे भी अ, ये छोड़ के, जो भी हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स है उसको छोड़ के बाकी में यूज कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उससे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन टाइम इंक्रीज कर जाएगा और फाइनली क्या होगा, कॉस्ट पे हमें इफेक्टिव होगा। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स नहीं है तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। जो भी नॉर्मल मटेरियल्स उसमें नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम हम यूज कर लेंगे। जो प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है उसके जो गेटिंग रेशियो होगा, जो ऑप्टिमम गेटिंग रेशियो होगा, वो 1:2:1 होगा। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में ऑप्टिमम गेटिंग रेशियो जो होगा वो 1:2:1 है। यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्क्रू, रनर और इनगेट जो होगा वो इस रेशियो में होगा। जबकि अगर आप बात करेंगे नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का, तो उसमें जो ऑप्टिमम गेटिंग रेशियो होगा वह 1:2:2 होगा। यानी कि स्क्रू, रनर और इनगेट का जो रेशियो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेशियो है वो 1:2:2 में होगा, या आप कह सकते हैं कि 1:4:4 में होगा। ये ऑप्टिमम गेटिंग रेशियो जो है वो प्रेशराइज और नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम का है। प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में जो हम वेलोसिटी लेते हैं, वो वेलोसिटी हम क्या ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, √2gh प्लस p माइनस पी एटमोस्फेरिक बाई रो जी, इससे कैलकुलेट करते हैं। जबकि नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से के इक्वल होगा, वहां पे प्रेशर हेड का कोई काउंटिंग नहीं होगा। हम अगर बर्नौली थ्योरम थ्योरम में बात करें, जो हमने बर्नौली थ्योरम लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है, जब हम आपको पोरिंग एंड हम पोरिंग कर रहे थे, जब हम पोरिंग कर रहे थे उसमें हमने बर्नौली थ्योरम डिस्कस किया है। तो पोरिंग के क्लासेस में हमने बर्नौली थ्योरम डिस्कस किया है, तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे। तो अगर आप प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो उसमें जो प्रेशर हेड होगा वो जीरो नहीं होगा। उस दोनों में क्या होगा, प्रेशर हेड इक्वल नहीं होगा, उसके हेड का डिफरेंस होगा। मान लीजिए टॉप और बॉटम की बात करेंगे तो दोनों में डिफरेंस होगा, इसलिए यहाँ पे P माइनस पी एटीएम एटमोस्फेरिक आ जाएगा, एक प्रेशर हेड भी काउंट होगा। जबकि नॉन प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम में कोई भी प्रेशर हेड काउंट आपका नहीं। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आगे हम गेटिंग सिस्टम में, कि गेटिंग सिस्टम का हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ इनगेट। जो हम इनगेट का पोजीशनिंग करते हैं उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, गेटिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पोजीशनिंग होगा गेटिंग सिस्टम का, उसके बेसिस पे हम गेटिंग सिस्टम को तीन टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक हमारा क्या है, टॉप गेटिंग सिस्टम, दूसरा हमारा क्या है, बॉटम गेटिंग सिस्टम, और तीसरा क्या है, पार्टिंग गेटिंग सिस्टम। तो टॉप गेटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो हमारा जो इनलेट हो, जो हम इनपुट करेंगे पोरिंग मटेरियल को कैविटी में फिल करेंगे, वो टॉप से करेंगे। बॉटम में क्या करेंगे, हम बॉटम से फिल करेंगे। और पार्टिंग गेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, हम पार्टिंग लाइन पे हम गेट को फिट करते हैं। ये हमारा एक स्कीमेटिक डायग्राम, एक फिगर है, आप देख सकते हैं। ये अगर हमारे पास कैविटी है, ये अगर कैविटी है तो इस कैविटी में आप देख सकते हैं कि कैविटी के अंदर जो हम पोरिंग मटेरियल को फील कर रहे हैं, ये जो पोरिंग मटेरियल हम कैविटी के अंदर फिल करेंगे, ये पोरिंग मटेरियल क्या होगा, इस पोरिंग मटेरियल को जो हम फिल करेंगे कैविटी के अंदर,
वो क्या होगा, कैविटी के अंदर जो हम पोरिंग मटेरियल फिल करेगा और ये कैविटी फिल होगा, पोरिंग बेसिन और गेट आपका रनर और इनगेट के होते हुए, ये पोरिंग बेसिन हो, ये सॉरी ये स्प्रू है, ये आपका रनर है और यहाँ पे इनगेट है। तो इसको होते हुए जब वो कैविटी में आएगा तो टॉप गेटिंग सिस्टम में कैविटी में जो फिल होगा वो टॉप से होगा। अगर हम बात करेंगे बॉटम गेटिंग सिस्टम से, आप देख सकते हैं बॉटम से फिल हो रहा है, यहाँ पे मटेरियल कैविटी के अंदर बॉटम से पास कर रहा है। जबकि अगर हम बात करेंगे पार्टिंग गेटिंग सिस्टम का, तो ये 50% टॉप गेटिंग सिस्टम है और 50% क्या है आपका बॉटम गेटिंग सिस्टम है। तो इसलिए पार्टिंग गेटिंग सिस्टम में क्या होगा, आधा फीचर इसका टॉप गेटिंग सिस्टम का होगा और सेकंड हाफ फीचर्स जो होंगे इसके वो बॉटम गेटिंग सिस्टम का होगा। तो ये हमने डिस्कस किया कि टॉप गेटिंग सिस्टम, बॉटम गेटिंग सिस्टम और पार्टिंग गेटिंग सिस्टम क्या है, उसके एक स्कीमेटिक डायग्राम को हमने यहाँ पे प्लॉट किया। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आगे। पहले बात करते हैं टॉप गेटिंग सिस्टम का कि क्या है टॉप गेटिंग सिस्टम। तो टॉप गेटिंग सिस्टम में जो होगा पोरिंग टाइम होगा, तो वो पोरिंग टाइम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन क्यू, यानी कि क्यू आपका क्या डिस्चार्ज रेट है, तो वॉल्यूम फ्लो रेट है आपका, तो उससे आपका पोरिंग टाइम कैलकुलेट होगा। एन है कि नंबर ऑफ आप कितने कितने नंबर से आप कितने इनगेट लगा के आप फिल कर रहे हैं उसका नंबर है। तो क्यू जो होगा, यहाँ पे जो क्यू होगा टॉप गेटिंग सिस्टम में, वो वी मैक्स ए मिनिमम होगा या वी मिन ए मैक्सिमम होगा, या इसको यहाँ पे जो क्यू है उसको लिख सकते हैं वी मैक्स ए सी। ए सी क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। एसी क्या है, एक मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। हम बात कर रहे हैं अभी टॉप गेटिंग सिस्टम का, वो टॉप गेटिंग सिस्टम में हम पोरिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो पोरिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एन क्यू लिखते हैं, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ आपका कितना इनगेट्स है, नंबर कितने हैं इनगेट्स का, दो है, एक है या पांच है, चार है, जितना भी हो। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी है आपका, कि कैविटी का क्या वॉल्यूम है जिसको हमें फिल करना है। और क्यू क्या है, ये आपका डिस्चार्ज रेट है। क्यू जो होगा डिस्चार्ज रेट, वो वी मैक्स ए मीन के इक्वल होगा। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होगा। हमें पता है कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। मान के चलते हैं कि हमारा जो पोरिंग मटेरियल होगा वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो उसके लिए हमारे पास जो होगा, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है तो जो डिस्चार्ज रेट होगा वो वेलोसिटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्यू जो हो जाएगा वो वी मैक्स ए मीन हो सकता है, या ए वी मीन वेलोसिटी मिनिमम हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम हो। बट इन जनरल हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी लेंगे और क्रॉस सेक्शनल एरिया को मिनिमम लेंगे। मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया में तीन बात होती है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया किसकी हो, स्प्रू का होगा कि रनर का होगा या इनगेट का होगा। तो इन तीनों में से जो मिनिमम होगा, चाहे वो स्प्रू के बेसिन का बेस का टॉप बॉटम का मिनिमम हो जाए, या रनर का मिनिमम हो जाए, या इनगेट का मिनिमम हो, तो इन तीनों में से जिसका मिनिमम होगा वो एसी हो जाएगा। पी मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2GH से। एच जो है वो हेड है, अगर हम पोरिंग बेसिन के टॉप से ले रहे हैं तो वहां पे H2 प्लस HT हो जाएगा, या अगर हम पोरिंग या अगर हम स्प्रू का ले लेंगे तो ओनली H2 होगा। ये सब हमने डिस्कस किया है पिछले क्लासेस में, हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। टॉप गेटिंग सिस्टम का एडवांटेज है कि यह यूनिफॉर्म होगा और मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी होगी। इसका एडवांटेज है टॉप गेटिंग सिस्टम का कि यह यूनिफॉर्म फ्लो होगा इसमें, और जो मैक्सिमम फ्लो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा, इजी होगा। तो ये एडवांटेज है आपका टॉप गेटिंग सिस्टम का। कुछ लिमिटेशन है कि इसमें क्या होगा, इम्पैक्ट होगा जब भी आप क्या कर रहे हैं, पोरिंग बेसिन में कैविटी में थोड़ा डिस्टेंस से, थोड़ा हेड से हेड लेके आप फिल कर रहे हैं। एक हेड मिल रहा है पोरिंग मटेरियल को, जो आप मोल्टेन मेटल है जब उसको पोर कर रहे हैं तो उसको एक हेड मिल रहा है, तो उस हेड के कारण उसको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो। प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि सैंड का जो मोल्डिंग सैंड है, जो मोल्ड है उसके अंदर जो सैंड है उसका इरोजन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम आपका हो सकता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बॉटम गेटिंग सिस्टम को, कि ये बॉटम गेटिंग सिस्टम है क्या। तो बॉटम गेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं कि बॉटम गेटिंग सिस्टम है क्या। तो बॉटम गेटिंग सिस्टम में क्या है कि बॉटम गेटिंग सिस्टम में हमारे पास क्या है कि बॉटम गेटिंग सिस्टम में ये हमारा बॉटम गेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमने स्कीमेटिक अभी देखा भी है। इसमें मटेरियल को हम क्या करते हैं, बॉटम से फिल करते हैं, कैविटी के बॉटम से फिल कर रहे हैं मटेरियल को। तो इसमें जो पोरिंग टाइम होगा वो क्या होगा,
वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एन इंटू ए सी इंटू वी मैक्स। ठीक है, तो ए सी तो ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। वी यहाँ जो हो जाएगा वो वी एवरेज होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा और जैसे जैसे इसमें एक हाइट आएगा वेलोसिटी घटने लगेगा। तो वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 हम कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमें एवरेज वेलोसिटी पता चल जाए कि एवरेज वेलोसिटी है क्या। ऐसे ही तो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया कि जो मिनिमम होगा उसका हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा √2gh। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि इनिशियली इसको हाइट कितना मिलेगा, इतना हाइट मिलेगा, इतना हेड मिलेगा इनिशियली इसको। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हेड इनिशियली कितना होगा, h होगा, लेकिन जैसे जैसे इस कैविटी के अंदर, इस कैविटी में जैसे जैसे मटेरियल का फीलिंग होगा, मटेरियल जैसे जैसे फील करेगा उससे क्या होगा, हेड डिक्रीज करेगा, और फाइनली हेड कितना डिक्रीज कर जाएगा, c से डिक्रीज कर जाएगा फाइनली हेड। तो वेलोसिटी जो होगा वो 2gHf हो जाएगा, और ये hf है जो, ये जितना हेड है ये hf हो जाएगा आपका। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि बॉटम गेटिंग सिस्टम में आपका पोरिंग टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉटम गेटिंग सिस्टम में हम पोरिंग टाइम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो इसके कुछ एडवांटेज है कि नो सैंड इरोजन, इसमें कोई सैंड इरोजन नहीं होगा। और इसमें क्या है, इसका लिमिटेशन है कि इससे जो पोरिंग टाइम होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और भी डिफिकल्टी होगी कि इसको मैन्युफैक्चरिंग करना इजी नहीं होगा, वो डिफिकल्ट होगा। तो ये कुछ लिमिटेशन है कि इसमें हाई पोरिंग टाइम होगा और इसको मैन्युफैक्चरिंग करना डिफिकल्ट होगा, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन उसी तरह एडवांटेज भी है इसमें कि इससे सैंड का इरोजन नहीं होगा। तो ये हमने डिस्कस किया बॉटम गेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या दोनों का कंपैरिजन होगा। तो अंडर सिमिलर कंडीशन अगर हो तो पोरिंग टाइम जो होगा वो बॉटम गेटिंग सिस्टम का ज्यादा होगा टॉप गेटिंग सिस्टम से, अभी हमने डिस्कस भी किया है। तो नेक्स्ट अंडर सिमिलर कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो जो पोरिंग टाइम होगा वो बॉटम गेटिंग सिस्टम का टॉप गेटिंग सिस्टम से ज्यादा होगा। अगर हम बात करेंगे पार्टिंग क्या, तो वो ये बीच में आएगा। ये पार्टिंग का जो भी प्रॉपर्टीज होंगे वो पार्टिंग गेटिंग सिस्टम क्या है कि 50% आपका टॉप गेटिंग सिस्टम है एंड 50% बॉटम गेटिंग सिस्टम, इसलिए इसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो 50-50 होगा। 50 आपका टॉप गेटिंग सिस्टम का होगा, 50 किसका होगा, बॉटम गेटिंग सिस्टम का होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पार्टिंग गेटिंग सिस्टम की, ये पार्टिंग गेटिंग सिस्टम क्या है। तो नेक्स्ट हम आते हैं हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पार्टिंग गेटिंग सिस्टम पे कि ये पार्टिंग गेटिंग सिस्टम क्या है। तो पार्टिंग गेटिंग सिस्टम में क्या करते हैं हम कि ये जो पार्टिंग गेटिंग सिस्टम है ये आधा तो आपका क्या है, टॉप गेटिंग सिस्टम है, और आधा आपका क्या है, बॉटम गेटिंग सिस्टम है। तो इसमें जो हमारा पोरिंग टाइम होगा ये दो वॉल्यूम है इसमें, अगर हम वॉल्यूम 1 की बात करें और ये वॉल्यूम 2, तो जो वॉल्यूम 1 हम फील करेंगे उसको देखिए, वॉल्यूम 1 जो फील हो रहा है वो एज ए टॉप गेटिंग सिस्टम फील हो रहा है। यहाँ पे जो वॉल्यूम 1 फील होगा वो क्या होगा, टॉप गेटिंग सिस्टम की तरह फील हो रहा है। तो इसको इसलिए टॉप गेटिंग सिस्टम का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, और ये जो वॉल्यूम 2 फिल हो रहा है वो आप देख सकते हैं ये बॉटम गेटिंग सिस्टम से फिल हो रहा है। जो वॉल्यूम 2 फिल हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम 2 जो बॉटम गेटिंग सिस्टम से फिल हो रहा है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर फिल करना है तो हम बॉटम गेटिंग सिस्टम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये बॉटम गेटिंग सिस्टम का फॉर्मूला लगा है, और फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया है, यहाँ पे टॉप गेटिंग सिस्टम का फॉर्मूला लगाया है, और फाइनली हमने क्या किया है, ये पोरिंग टाइम कैलकुलेट कर लिया है कि पोरिंग टाइम क्या हो। और डिस्कस कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स हम कि क्या होंगे इसमें, जो भी क्या होगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो मिनिमम ऑफ एएस एआर और एजी होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी जो होगा वो 2gh होगा, और एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 होगा। इसमें हमने पहले भी बताया कि आपको कि पार्टिंग गेटिंग सिस्टम क्या होगा, वो 50% टॉप गेटिंग सिस्टम होगा और 50% क्या होगा, बॉटम गेटिंग सिस्टम आपका होगा। इनिशियल वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं 2ghi से, और फाइनल वेलोसिटी 2gHf से कैलकुलेट कर सकते हैं। पोरिंग टाइम जो होगा वो जो बॉटम गेटिंग सिस्टम है उसका पार्टिंग गेटिंग सिस्टम से ज्यादा होगा, और इसका टॉप गेटिंग सिस्टम से ज्यादा होगा। जो भी प्रॉपर्टीज है पार्टिंग गेटिंग सिस्टम का वो बॉटम गेटिंग सिस्टम और टॉप गेटिंग सिस्टम के बीच में होगा। तो ये इसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो इनके दोनों के बीच में हो। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किया है, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं आगे। तो आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं राइजर डिजाइन के बारे में कि क्या है ये राइजर डिजाइन और कैसे हम राइजर डिजाइन करते हैं। तो राइजर क्या है कि ये रिजर्वायर ऑफ मोल्टेन मेटल है टू कंपनसेट लिक्विड श्रिंकेज ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। हमने सॉलिडिफिकेशन में भी बात किया है कि
हम सॉलिडिफिकेशन जब करते हैं तो वहाँ पे श्रिंकेज होती है, दो तरह की श्रिंकेज होती है, हमने वेरी फर्स्ट सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया है, और आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रिंकेज को डिस्कस किया है कि क्या है श्रिंकेज। तो श्रिंकेज में हमने डिस्कस किया है कि दो तरह का श्रिंकेज हो सकता है, एक तो लिक्विड श्रिंकेज हो सकता है, दूसरा सॉलिड श्रिंकेज हो सकता है। हमने फिर वहाँ पे श्रिंकेज अलाउंस को डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ श्रिंकेज अलाउंस डिस्कस किया है कि श्रिंकेज अलाउंस क्या है। उसमें हमने श्रिंकेज अलाउंस में डिस्कस किया है कि आपका आपका क्या हो सकता है। श्रिंकेज अलाउंस में हमने डिस्कस किया है कि ड्राफ्ट अलाउंस क्या हो सकता है, आपका सेक अलाउंस क्या हो सकता है, डिस्टॉर्शन अलाउंस क्या हो सकता है, इस तरह से डिफरेंट अलाउंस जो भी हो सकते हैं हमने सब डिस्कस किया है श्रिंकेज अलाउंस में। तो यहाँ बात करते हैं रिजर्वायर में कि यह रिजर्वायर जो है यह मोल्टेन मेटल का एक रिजर्वायर, ये राइजर जो है मोल्टेन मेटल का एक रिजर्वायर है। और यह क्या करता है कि यह लिक्विड श्रिंकेज, जो भी आपका दो तरह का श्रिंकेज हमने डिस्कस किया, एक सॉलिड श्रिंकेज हो सकता है, दूसरा क्या होगा, लिक्विड श्रिंकेज होगा। तो जो भी आपका लिक्विड श्रिंकेज होगा, मतलब कि श्रिंकेज जो होगा इन द लिक्विड स्टेट, उसको आप कंपनसेट कर सकते हैं राइजर के डिजाइन से। तो इसलिए राइजर का डिजाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कैविटी है, और कैविटी में अगर आपके पास राइजर है, कोई कैविटी है और राइजर है, तो ऑब्वियसली है कि हम क्या करेंगे कि राइजर को बाद में सॉलिडिफाई होने का अलाउ करेंगे। अगर राइजर पहले सॉलिडिफाई होगा तो आपका काम नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि राइजर का डिजाइन इस तरह से करते हैं कि इस बात का ध्यान रहे कि राइजर जो सॉलिडिफाई करे वो बाद में सॉलिडिफाई करे, ताकि जो भी कैविटी के अंदर लिक्विड स्टेट में श्रिंकेज हो उसको राइजर फटाफट कंपनसेट कर दे, उसमें टाइम ना ले। तो राइजर को डिजाइन करते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखा हो जाता है कि राइजर जो सॉलिडिफाई हो, उसका जो सॉलिडिफिकेशन हो वो कैविटी के सॉलिडिफिकेशन के बाद में होगा। तो यहाँ हमने हमने आपको बताया कि यह राइजर जो है रिजर्वायर है मोल्टेन मेटल का, और यह क्या करता है, ये लोकल रिजर्वायर है मोल्टेन मेटल का, और यह क्या करता है, कंपनसेट करता है लिक्विड श्रिंकेज को। और कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं आगे कि कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है आपका राइजर के डिजाइन में। वो क्यों जरूरत है, तो वो जरूरत इसलिए है क्योंकि आप हमेशा चाहेंगे कि राइजर जो हो वो कैविटी के बाद सॉलिडिफाई करे। तो उसके लिए हमारे पास दो कंडीशन, एक आपका नेसेसरी कंडीशन है और दूसरा हमारे पास क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो हम आपको डिस्कस करते हैं, अभी बताते हैं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन यह है कि वॉल्यूम ऑफ राइजर जो होना चाहिए वो 3 टाइम्स श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग होना चाहिए। आपको पता है कि इस वॉल्यूम कास्टिंग में कितना श्रिंकेज होने वाला है, उसका 3 टाइम्स आपको क्या करना है, राइजर का वॉल्यूम रखना है। यह इसका नेसेसरी कंडीशन है। ये कंडीशन आपको एकदम मेंटेन करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है इसका आपको। और एक सफिशिएंट कंडीशन है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम, टाइम से टाउ से हम डिनोट करते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम को। तो जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है राइजर का, वो कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज्यादा होना चाहिए। हमने अभी भी बताया आपको कि कास्टिंग को जो हम सॉलिडिफाई करेंगे वो राइजर के सॉलिडिफाई करने की बात करेंगे। सॉरी, राइजर के सॉलिडिफाई होने से पहले कर देंगे कि कास्टिंग होगा पहले से सॉलिडिफाई हो जाए। मतलब कि राइजर का जो सॉलिडिफिकेशन होगा वो कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन के बाद होगा। जो हमारा राइजर सॉलिडिफाई करेगा वो कास्टिंग जब हमारा सॉलिडिफाई कर जाएगा उसके बाद में राइजर सॉलिडिफाई करेगा। तो इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है कि राइजर जो सॉलिडिफाई हो वो कास्टिंग के सॉलिडिफाई होने के बाद हो। तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक नेसेसरी कंडीशन है, दूसरा सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी कंडीशन है कि जो श्रिंकेज होने वाला है, वॉल्यूम का श्रिंकेज होने वाला है, उसका 3 गुना आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ राइजर रखना होगा। वो मिनिमम रखना होगा 3 गुना, उससे आप ज्यादा रह सकते हैं लेकिन 3 गुना तो मिनिमम रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ध्यान रखना है आपको कि जो राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम हो, अगर सॉलिडिफिकेशन टाइम बहुत ज्यादा है, सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो बाद में सॉलिडिफाई करेगा। इसलिए हम इस तरह से डिजाइन करते हैं कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो राइजर का हो वो कास्टिंग सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज्यादा हो। ये सफिशिएंट कंडीशन है और ये उसका नेसेसरी कंडीशन है। तो ये दो कंडीशन हमने डिस्कस किया, इस दोनों कंडीशन पे हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स हमने यूज किया उसको लिख दिया है कि वो वी आर क्या है, वॉल्यूम ऑफ राइजर है, वी एस सी वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग है,
टाउ आर सॉलिडिफिकेशन टाइम है राइजर का, और टाउ सी क्या है, सॉलिडिफिकेशन टाइम है कास्टिंग का। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमने डिस्कस किया, फिर आगे चलते हैं। तो जो श्रिंकेज वॉल्यूम होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं A/100 इंटू VC। ये क्या है कि कितना परसेंटेज श्रिंकेज होने वाला है। तो मान लीजिए 5% श्रिंकेज होगा तो 5% हो जाएगा कास्टिंग का। तो ये श्रिंकेज वॉल्यूम कैलकुलेट करने का तरीका है। जनरली ये परसेंटेज में गिवन होगा हमें क्वेश्चन में। तो परसेंटेज श्रिंकेज ऑफ मेटल क्या है और आपका वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग क्या है। तो यहाँ से एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं कि जो हीट ट्रांसफर रेट होगा, ये हमने हीट ट्रांसफर में के चैप्टर में हीट ट्रांसफर में हम डिस्कस कर सकते हैं। ये जान सकते हैं कि हीट ट्रांसफर रेट जो होगा, हमें पता है कि हीट ट्रांसफर रेट जो होती है वो क्यूब का, स्फीयर का और सिलेंडर का इस रेशियो में होगा। क्यूब का अगर 1 है तो स्फीयर का क्या होगा, थोड़ा कम होगा, और सिलेंडर का क्या होगा, और भी कम होगा हीट ट्रांसफर। तो अगर हीट का ट्रांसफर कम होगा, अगर हीट का ट्रांसफर कम होगा, ये हीट ट्रांसफर रेट का क्या है, हीट ट्रांसफर का रेशियो है। तो अगर हीट का ट्रांसफर अगर कम होगा तो ऑब्वियसली है कि उसका सॉलिडिफिकेशन क्या होना चाहता है, सॉलिडिफिकेशन जो होगा वो बहुत, सॉलिडिफिकेशन टाइम की बात करें तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा। और वो हमें राइजर के डिजाइन में इस बात का ध्यान भी रखना है कि सॉलिडिफिकेशन टाइम जो राइजर का हो वो ज्यादा हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो सॉलिडिफिकेशन टाइम ज्यादा हो इसका ध्यान रखने के लिए क्या करते हैं, जो राइजर का शेप जो पिक करते हैं वो सिलिंड्रिकल शेप पिक करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि राइजर का शेप जो हो, अगर क्यूबिकल शेप हो, स्फेरिकल शेप हो और सिलिंड्रिकल शेप हो, तो राइजर का जो शेप हो वो सिलिंड्रिकल शेप हो। उससे क्या होगा कि उसका हीट ट्रांसफर रेट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और उससे क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। और उससे क्या होगा, आपका सॉलिडिफिकेशन राइजर जो होगा वो बाद में होगा कास्टिंग का। और उससे क्या होगा, जो कास्टिंग का श्रिंकेज होने वाला था, जो श्रिंकेज होगा लिक्विड स्टेट में, उसको राइजर क्या कर सकता है, कॉम्पनसेट कर सकता है राइजर। उसको इजीली राइजर क्या कर सकता है, कॉम्पनसेट कर सकता है, और आपको अलग से उसको फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि क्या हो सकता है कुछ पॉइंट्स। बेस्ट शेप ऑफ राइजर जो हो सकता है, हमने अभी बताया कि आपका सिलिंड्रिकल होगा, क्योंकि इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है, वो लो है। कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग आगे कि क्या कुछ पॉइंट्स हो सकता है। एक क्वेश्चन लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं आगे के कुछ पॉइंट्स। कि कोई आपका एल्यूमिनियम का क्यूब है, एल्यूमिनियम क्यूब है जिसका साइड आपका है 10 सेंटीमीटर साइड है, जिसको हैज टू बी कास्ट एलॉन्ग विथ ए सिलिंड्रिकल राइजर। ये हमारे पास क्या है, सिलिंड्रिकल राइजर है। इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, कास्टिंग करना है। तो एक सिलिंड्रिकल राइजर है, तो दिया हुआ है कि कोई एल्यूमिनियम का क्यूब है जो कि 10 सेंटीमीटर साइड है उसका, और उसको कास्ट करना है एलॉन्ग विथ सिलिंड्रिकल राइजर है। एक सिलिंड्रिकल राइजर है जिसका हाइट इक्वल टू इट्स डायमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ राइजर के लिए H=D है। जो हाइट है राइजर का वो, और डायमीटर है जो, दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट लिखा है आपका, कुछ पॉइंट्स लिखा है कि जो राइजर है इज नॉट इंसुलेटेड ऑन एनी सर्फेस। आपका क्या है, राइजर में जो हीट का ट्रांसफर हो सकता है वो सब सरफेसेस से हो सकता है, वो किसी भी सरफेस से क्या इंसुलेटेड नहीं है। अगर आपका दिया हुआ है इफ द वॉल्यूम श्रिंकेज ऑफ एल्यूमिनियम ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन इज 6%, श्रिंकेज वॉल्यूम जो है वो 6% है। हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि ए क्या होगा, तो ए का दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए जो है वो 6% है। Shrinkage volume of cube on solidification and minimum size of the riser so that it can provide the shrinkage volume। तो हमें बताना है कि कैलकुलेट श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का श्रिंकेज वॉल्यूम क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करना है कि मिनिमम साइज ऑफ राइजर सो दैट इट कैन प्रोवाइड द श्रिंकेज वॉल्यूम। और आपको बताना है कि मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम ले लेते हैं फिर हम डिस्कस करते हैं। तो वो कास्टिंग का वॉल्यूम दिया हुआ है 1000, 10 सेंटीमीटर साइड है और क्यूबिकल शेप है, तो इसलिए 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। और गिवन है कि राइजर के लिए हाइट और डायमीटर इक्वल है, तो और श्रिंकेज वॉल्यूम गिवन है आपका कि वो 6% है। तो श्रिंकेज वॉल्यूम निकाल लेते हैं, और ये जो श्रिंकेज वॉल्यूम है कास्टिंग का वो कितना है, वो 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। जो श्रिंकेज वॉल्यूम है कास्टिंग का वो कितना है आपका, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर क्यूब है, या क्यूबिक सेंटीमीटर सीसी लिख सकते हैं आपको। तो जो श्रिंकेज वॉल्यूम है कास्टिंग का वो कितना है, 60 क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब है। हमें क्या कैलकुलेट करना है,
कैलकुलेट श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, श्रिंकेज वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब कि कास्टिंग जो है उसका श्रिंकेज वॉल्यूम क्या है। और फिर ऑन सॉलिडिफिकेशन एंड मिनिमम साइज ऑफ राइजर, मिनिमम साइज ऑफ राइजर की बात करते हैं आगे। तो आगे देखते हैं कि कैसे मिनिमम साइज, ये श्रिंकेज वॉल्यूम आपका इतना हो जाएगा। अभी हम कैलकुलेट करते हैं मिनिमम साइज क्या होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आपका क्या है नेसेसरी कंडीशन की, आपका क्या वी आर जो होगा वो, वी आर जो होगा वॉल्यूम ऑफ राइजर जो होगा 3 टाइम्स होगा वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग से। यानी कि अगर हम लेके हम बात करें कि अगर वॉल्यूम ऑफ राइजर जो है वो 3 गुना है वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग से, इसकी बात करते हैं तो यहाँ से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ राइजर क्या है पाई/4 डी स्क्वायर एच होगा, और वॉल्यूम ऑफ थ्री टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, वॉल्यूम ऑफ कास्टिंग आपका क्या है वो 3 × 60 हो जाएगा। यहाँ से ये रिलेशन आपका आएगा, क्वेश्चन में गिवन है D=H है, तो डी और एच की जगह किसी को एक रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर रिप्लेस करेंगे डी और एच की जगह किसी एक को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से रिप्लेसमेंट करते हैं कि क्या हो जाएगा डी और एच से। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये आपका एक्सप्रेशन है, पीछे के स्लाइड में हमने ये एक्सप्रेशन है। यहाँ डी और एच को किसी एक को हम क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, एच को हमने डी से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ से जो डायमीटर हो जाएगा पाई/4 डी क्यू इक्वल्स टू 180, और यहाँ से डायमीटर जो कैलकुलेट होकर आएगा वो कितना आएगा, डायमीटर आ जाएगा 6.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो होना चाहिए राइजर का वो कितना होना चाहिए 6.2, और दिया हुआ क्वेश्चन में D=8 है, H=D है, तो यहाँ पे हाइट भी कितना होना चाहिए 6.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि राइजर का क्या होना चाहिए 6.2 सेंटीमीटर डायमीटर हाइट होना चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे, अभी हमने सफिशियंट कंडीशन को देखा ही नहीं। तो सफिशियंट कंडीशन क्या करता है, जो सॉलिडिफिकेशन टाइम है राइजर का वो कास्टिंग के सॉलिडिफिकेशन टाइम से ज्यादा होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आप देखते हैं साइज जो क्या होगा। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ राइजर हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया से। तो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया को हम क्या करते हैं उसको मॉडुलस रेशियो कहते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन टाइम हमें पता है सॉलिडिफिकेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका मॉडुलस से। ये हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया है हमने, जब हम आपको बता रहे थे सॉलिडिफिकेशन टाइम को। तो कैलकुलेशन ऑफ सॉलिडिफिकेशन टाइम में ऐसा हम डिस्कस किया है कि जो सॉलिडिफिकेशन टाइम होगा वो मॉडुलस से के प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए यहाँ पे भी सॉलिडिफिकेशन टाइम जो होगा राइजर का वो मॉडुलस का प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए एम आर भी जो होगा वो एम आर के एम सी से आपका क्या होगा ज्यादा होगा या इसके इक्वल हो सकता है। मॉडुलस जो होगा राइजर का, मॉडुलस कैसे डिफाइन करते हैं, मॉडुलस हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ द कास्टिंग या वॉल्यूम ऑफ द राइजर टू द सरफेस एरिया ऑफ द राइजर से मॉडुलस डिफाइन करते हैं। तो मॉडुलस जो होगा राइजर का और मॉडुलस जो होगा वो कास्टिंग का, वो मॉडुलस ऑफ राइजर जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके जो सॉलिडिफिकेशन होगा राइजर के मटेरियल का वो बाद में होगा। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ से हम डिस्कस करते हैं मॉडुलस ऑफ राइजर। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ राइजर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ राइजर हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो कितना हो जाएगा D/6, और मॉडुलस ऑफ कास्टिंग कितना हो जाएगा A/6। कैसे, मॉडुलस जो होता है वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया होगा, हम कास्टिंग की बात कर रहे हैं अभी। तो वॉल्यूम बाय सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम एक ही हो गया और सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 6A² हो जाएगा। इसको देखेंगे तो A/6 हो जाएगा। फिर हम वॉल्यूम ऑफ एम हम कल कैलकुलेट करेंगे राइजर के लिए। तो एम राइजर के लिए कैलकुलेट हो सकता है पाई/4 D² H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ जो राइजर सरफेस एरिया हो जाएगा पाई/2 पाई/4 D², ये हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा D/6, और यहाँ पे H की जगह क्या है D यूज करना है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं MR और MC कितना हो जाएगा D/A और D/6 हो जाएगा। ये आगे भी डिस्कस करेंगे कि कैसे D/6 आएगा और A/6 आएगा। तो इससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डायमीटर जो होना चाहिए वो आपका जो डायमीटर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, एरिया के ए 6 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो डायमीटर होना चाहिए वो साइड के एरिया से ज़्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन है आपका सफिशियंट कंडीशन है। डायमीटर 6.2 है और आपका साइड कितना है, तो आपका साइड कितना है 610 है। तो यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 6.2 है वो 10 के इक्वल तो नहीं हो सकता है, ये तो गलत है। ये 6.2 तो 10 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी कि गलत है। यानी कि सफिशियंट कंडीशन, अगर आप डायमीटर को 6.2 लेते हैं तो ये सफिशियंट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यानी कि आपको डायमीटर कितना लेना चाहिए, लेना होगा मिनिमम 10 लेना होगा।
उससे ज्यादा ही लेना होगा, 10 से कम नहीं लेना होगा। डायमीटर जो होगा वो साइड के इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। तो डायमीटर जो होना चाहिए वो मिनिमम 10 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जो साइज ऑफ राइजर हो जाएगा वो 10 हो जाएगा। तो 10 होगा, और यहाँ से जो डायमीटर ऑफ राइजर हो जाएगा वो 10 होगा, और हाइट ऑफ राइजर भी आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑल दो नेसेसरी कंडीशन से डायमीटर कितना आ रहा था, 6.2 आ रहा था। अगर आप आंसर 6.2 पिक करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सफिशियंट कंडीशन क्या हो जाएगा, डायमीटर कितना होना चाहिए, मिनिमम 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो डायमीटर जो हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए मिनिमम। तो ये हमने डिस्कस किया कि राइजर डिजाइन कैसे करेंगे, और उसमें कैसे आपका, कैसे हम क्या करें, एक प्रॉब्लम भी लिया है कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो हमने डिस्कस किया अभी आज के क्लास में गेटिंग सिस्टम को और राइजर को डिजाइन को। राइजर का डिजाइन करने का बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, उस मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ राइजर डिजाइन। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं, स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।